नमस्कार। आज हम आपके सामने लाए हैं वो मुद्दा जो मध्य प्रदेश के खजाने को भरने के लिए कई हद तक कारगर सिद्ध होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आबकारी विभाग की, जो आबकारी राजस्व यानी शराब के राजस्व से सरकार के खजाने को भरता है और उस राजस्व से सरकार की कई योजनाएं क्रियान्वयन में आती है। आज जो मुद्दा हम आपके सामने उठाएंगे वो निश्चित तौर पर प्रदेश की आबकारी नीति बनाने वाले उन नीति निर्माताओं को कटघरे में लाकर खड़ा कर देगी जो वर्षों से अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। आज हम आबकारी विभाग से जुड़े और शराब नीति से जुड़े उस मुद्दे को आपके सामने रख रहे हैं जो वर्षों से एक खेल के रूप में चला आ रहा है। आपको बता दें कि शराब कारोबार से जहां सरकार को सालाना करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता है, वहीं इसके पीछे छुपी हुई खामियां, घोटाले और जनता पर पड़ने वाले असर की खाई भी बहुत गहरी है। आज हम आपके सामने राजस्व, भ्रष्टाचार और नीतियों से संबंधित तीनों पहलुओं को उठाने वाले हैं। मध्य प्रदेश की शराब डिस्टिलरियों के बीच देसी मदिरा प्रदाय का बड़ा खेल, मध्य प्रदेश की आबकारी नीति का निर्धारण किसके हाथ में होता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह सरकारें उद्योगपतियों के लिए नीतियां बनाती और बिगाड़ती हैं, उसी तरह प्रदेश की आबकारी नीति का निर्धारण भी शराब कारोबारियों के हिसाब से, खासकर डिस्टिलरों के हिसाब से होता है। शराब नीति में सबसे बड़ा खेल देसी शराब के सप्लाई में ही होता है। शासकीय बॉटलिंग बंद होने से देसी मदिरा प्रदाय का प्रदेश भर में पूरा खेल डिस्टिलरों के हाथ में आ गया। ठेका लेने से सप्लाई पहुंचाने तक हर कदम पर करोड़ों का लेन देन होता है। सूत्र बताते हैं डिस्टिलरों और अफसरों की मिलीभगत से देसी प्रदाय के टेंडर का खेल सिर्फ कागजों पर ही पारदर्शी दिखता है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे डिस्टिलरों का कार्टेल और मोटी कमीशन खोरी छुपी हुई होती है। बड़ा सवाल यह है कि ई टेंडर होने के बावजूद क्यों एक ही डिस्टिलर को समान जिलों में प्रदाय का ठेका मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग में ई टेंडर प्रक्रिया लागू करने के बाद यह दावा किया था कि अब डिस्टिलरी और ठेकेदारों के साथ ही अफसरों की मिलीभगत का खेल भी खत्म हो जाएगा और साथ ही सभी को बराबरी का मौका मिलेगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वर्षों से एक ही डिस्टिलरी समान जिलों में प्रदाय दे रही है। यह हम नहीं, आबकारी विभाग के दस्तावेज कह रहे हैं। सवाल उठता है कि ई टेंडर क्या सिर्फ दिखावा है या विभाग के अंदर खाने में कोई बड़ा खेल छुपा हुआ है। तो मेरा सीधा सवाल अब सरकार से है कि जब ई टेंडर प्रक्रिया सरकार संपन्न करा रही है, तो फिर कैसे एक ही डिस्टिलरी को समान जिलों में प्रदाय का मौका मिल रहा है। प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता कहाँ है जब नए कारोबारी और छोटे डिस्टिलर खुलकर बाजार में भाग ही नहीं ले पा रहे। क्या आबकारी विभाग और डिस्टिलरों के बीच में साठ-गांठ का एक मोटा खेल चल रहा है जिससे मोनोपोली पनप रही है? क्यों प्रदेश में स्थित डिस्टिलरियों के बीच में ओपन टेंडर होने के बावजूद प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं पनप रही है, जबकि आबकारी नीति के अनुसार देसी मदिरा सप्लाई में सिर्फ प्रदेश के डिस्टिलर ही भाग ले सकते हैं। इसके पीछे सरकार का तर्क यह था कि अगर प्रदेश के डिस्टिलरों को ही प्रदाय का मौका मिलेगा, उससे रोजगार बढ़ेगा और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। क्यों आबकारी विभाग रिटेल शराब दुकानों के निष्पादन प्रक्रिया की तरह ही डिस्टिलरों के बीच होने वाली इस टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी नहीं करता है? प्रतिवर्ष होने वाली देसी प्रदाय की ई टेंडर प्रक्रिया के लिए क्यों आबकारी विभाग रिटेल ठेकों की तरह फॉर्मेट नहीं अपनाता? जिस तरह से रिटेल ठेकों के निष्पादन के समय आबकारी विभाग के साथ ही जिला प्रशासन से कुछ अधिकारियों को लिया जाता है, पुलिस से कुछ अधिकारियों को लिया जाता है, क्यों इस तरह की कमेटी देसी मदिरा प्रदाय के टेंडर के समय बनाई नहीं जाती, जिसमें आबकारी विभाग के साथ ही
अन्य दूसरे विभाग के उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाता है। क्यों डिस्लरों और आबकारी आयुक्त के बीच ई टेंडर की इस प्रक्रिया की औपचारिकता को पूर्ण कर दिया जाता है? पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए क्यों सरकारी तंत्र के प्रत्येक निष्पादन के जैसे ही देसी शराब सप्लाई के ठेकों के समय ई टेंडर प्रक्रिया में वीडियोग्राफी नहीं करवाई जाती? रिटेल शराब ठेकों यानी शराब दुकानों के लिए तो विभाग पूरे धूमधाम से खुला टेंडर करवाता है, लेकिन देसी शराब प्रदाय डिस्लरी सप्लाई के टेंडर के समय यह पारदर्शिता वो खुलापन कहां गायब हो जाता है, यह तो विभाग के मुखिया ही बता पाएंगे। रिटेल शराब ठेकों के निष्पादन में पूरी पारदर्शिता का दावा करने वाला आबकारी विभाग देसी शराब प्रदाय के ठेकों के समय क्यों मौन हो जाता है? रिटेल ठेकों में प्रतिवर्ष प्रतिस्पर्धा भी दिखती है, मगर डिस्लरों के बीच होने वाली इस टेंडर प्रक्रिया में न प्रतिस्पर्धा दिखती है और न ही पारदर्शिता। क्या कारण है कि डिस्लरों के बीच होने वाली इस टेंडर प्रक्रिया को आबकारी विभाग पूरी तरह से पारदर्शी नहीं बनाता? रिटेल दुकानों के निष्पादन सार्वजनिक रूप से किए जाते हैं, मगर क्या कारण है कि डिस्लरों की प्रक्रिया बंद कमरे में ही संपन्न हो जाती है? सरकारी पारदर्शिता का दावा जब विभाग खुद ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया का दावा करता है, तो फिर प्रदाय प्रक्रिया में अपारदर्शिता क्यों? कम प्रतिस्पर्धा का सीधा असर शराब की कीमतों पर, सप्लाई क्वालिटी पर और सरकारी आय पर। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए यही लगता है कि कहीं जानबूझकर तो यह साठगांठ का खेल नहीं चल रहा। क्या डिस्लरी मालिक आपस में कार्टेल बनाकर जिलों के बंटवारे कर लेते हैं? अगर हाँ, तो ई टेंडर और पारदर्शिता का दावा महज एक दिखावा है और कुछ नहीं। सरकारी आंकड़ों से तो यही दिखता है कि आपस में जिलों का बंटवारा कर लेते हैं कि कौन सी डिस्लरी परिवहन की दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से किस जिले में प्रदाय देगी। निश्चित तौर पर यह पूरा खेल एक कृत्रिम प्रतिस्पर्धा मतलब आर्टिफिशियल कंपटीशन की भावना से खेला जाता है, जिसमें बोलीदाता तो दिखते हैं मगर खेल पूरा पहले से ही सेट होता है। कार्टेल बनाना सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा विरोधी माना जाता है, जो सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सीधे दायरे में आता है। आज अगर आबकारी विभाग के अफसरों पर आरोप लग रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आबकारी विभाग ने कभी इसकी जांच करना उचित समझा कि कहीं डिस्लर कार्टेल बनाकर तो ठेके नहीं उठा रहे। अगर यह सच नहीं है, तो क्यों नए और छोटे कारोबारी हमेशा दौड़ से बाहर रहते हैं? सीमित जिलों का सप्लाई उन्हें मिलता है। यहाँ दोष देने की बात सीधी नहीं है। 3 स्तरीय जवाबदेही तय होना चाहिए। पहला, नीति जो अलॉटमेंट का फ्रेमवर्क बनाती है। दूसरा, प्रशासन जो टेंडर चलाता है और मॉनिटरिंग करता है। तीसरा, राजनीतिक वातावरण, जहां यदि किसी कंपनी के पीछे कोई राजनेता का हाथ हो तो वह निश्चित तौर पे सिस्टम को प्रभावित करेगा। हमने देखा है जब जमीनी स्तर पर संचालन और मॉनिटरिंग सशक्त नहीं होती है, तो कोई भी गलत एक्टर निजी हितों के लिए एक फायदेमंद व्यवस्था बना सकता है। दोस्तों, जब मैंने शराब के अलॉटमेंट लेटर और सप्लाई ऑर्डर को ध्यान से देखा तो एक पैटर्न साफ दिखा। तो कुछ डिस्लरियां समान जिलों में सप्लाई का अधिकार पा रही हैं। सवाल यह उठता है कि जब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और प्रतिस्पर्धा की भावना से संचालित हो रही है, तो ओपन मार्केट में लगातार वही कंपनियां अपनी जगह क्यों बना पा रही हैं? इसी शंका को स्पष्ट करने के लिए मैंने सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में एक आरटीआई और एक शिकायत दायर की है। मैंने उनसे साफ पूछा है, डिस्लरियों के बीच में कार्टेल बनाकर या मोनोपोली बनाकर काम किया जा रहा है? क्या ओपन टेंडर प्रक्रिया में कंपटीशन बनी हुई थी, यानी अलग अलग कंपनियां कॉम्पीट कर रही थी, या कुछ डिस्लरियों ने आपसी समझौते के तहत जिलेवार प्रदाय बांट लिया था? अगर किसी तरह की प्राइस फिक्सिंग और बीट रोटेशन के सबूत मिलते हैं, तो सीसीआई के पास शक्तियां हैं, वो जांच कर सकता है, पेनल्टीज लगा सकता है, रीटेंडरिंग जैसी प्रक्रिया कर सकता है या डिस्लरियों को ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है।
कई कंपनियों के बार बार आने वाले नाम और एरिया वाइज लिस्टिंग यह स्पष्ट करती है कि यह मामला नीति लेवल का है, न कि स्थानीय मैनेजमेंट का। कुछ सुझाव हैं जो मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले सरकार को आबकारी विभाग के अंतर्गत होने वाले देसी प्रदाय के सप्लाई ठेकों की ई टेंडर प्रक्रिया को बंद कमरे की बजाय रिटेल शराब ठेकों की तरह ही ओपन प्लेटफॉर्म पर करने की जरूरत है। इसके साथ ही प्रदेश में अवैध शराब की रोकथाम की तरफ भी सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए, जिससे सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए सरकार को आबकारी पुलिसिंग के साथ ही आबकारी नीति में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिसमें ड्यूटी स्लैब सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि डिस्टिलरियों में स्प्रिट पर लगने वाली ड्यूटी फॉर्मेट को बदलकर सीधे निर्मित शराब पर लगाया जाए, चाहे वह एमएसपी पर हो, जिससे डिस्टिलरियों से होने वाली शराब की चोरी को रोका जा सकता है। कई मामलों में सुनने में आता है कि बगैर ड्यूटी पेड शराब, जिसे आबकारी की भाषा में पीसीएम की शराब भी कहा जाता है, तस्करी होते पकड़ी गई। अगर जांच एजेंसियां पूरी ईमानदारी से इन तस्करियों की जांच करें तो यह शराब किसी न किसी डिस्टिलरी से निकली हुई ही पाई जाएगी। मगर जांच एजेंसियों की जांच वहां तक पहुंचते पहुंचते अपना दम तोड़ देती है। खैर, सरकार अगर अपने ड्यूटी स्लैब में बदलाव करे तो 1 नंबर की शराब और 2 नंबर की शराब के बीच में मुनाफा बहुत कम हो जाएगा और फिर शराब निर्माण इकाइयां बड़े ठेकेदारों की मांग पर बगैर ड्यूटी पेड शराब को प्रदाय करने में कई बार सोचेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के इस ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण एमएसपी एमआरपी से भी सस्ती शराब आज बाजार में उपलब्ध होती है, जो छोटे ठेकेदारों की कमर तोड़ने के साथ ही सरकारी राजस्व का गड्ढा भी गहरा करती जा रही है। डिस्टिलरियों से जुड़ी हमारी इस खास रिपोर्ट के बाद अब हम आबकारी नीति के निर्माताओं और उनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का पक्ष भी आपके सामने लाएंगे। जल्द ही बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।